कांच के टुकड़े। एक्सक्यूज मी, आप वृंदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर वृंदा ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायासी वृंदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे शैली, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इसलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूँ। तो ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर ज़रूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। शैली ने अपना विजिटिंग कार्ड वृंदा के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर वृंदा ने आने का वायदा लेकर डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकल गई। वृंदा बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली गई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही शैली से हो गई थी। पर आने के बाद भी वृंदा के दिमाग में शैली ही घूम रही थी। वृंदा और शैली एक ही मोहल्ले में रहती थी। शैली के पिता आर्मी में थे, उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए शैली को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत शैली सोख मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण शैली मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। शैली कभी सलवार समीज पहनती तो दुपट्टा गले में झूमता हुआ मानो रस्म ही पूरी करता। छोटी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाए। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मनचलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसने वाली फिक्रों से परेशान होने की जगह शैली इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाती थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर शैली से मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें शैली की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगी थी। वृंदा को भी शैली से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थी। एक दिन शैली का अच्छा मूड देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, तुम जानती हो शैली, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनायास बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन शैली, छोड़ वृंदा, शैली ने उकताए हुए स्वर से कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती। और तू भी लोगों की परवाह ज़रा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी शैली उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र थी जिन्हें दिन भर मटरगश्ती के अलावा कुछ काम न था। शैली के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिनमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती थी और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वह नज़र उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से वृंदा का शैली से मिलना जुलना भी बंद हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि शैली किसी के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर वृंदा के पिताजी वृंदा के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद वृंदा का विवाह मनोज से हो गया। मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद वृंदा भी मनोज के पास चली गई थी। अब वृंदा के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। इतने वर्षों के बाद अचानक शैली को देखकर वृंदा के मन में उसके बारे में जानने की चाहत जाग उठी थी। इतना वक्त बीतने पर भी शैली में लेस मात्र परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। शैली की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई थी कि शैली ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना शैली से करने लगी।
साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को शैली से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक ओर जीवन की बगिया को वो महका रही थी, वहीं दूसरी ओर शैली के जीवन की रिक्तता उसे साफ नजर आ रही थी। उसे शैली के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वृंदा शैली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़भाड़ से दूर समुद्र के किनारे पोश कॉलोनी में शैली का फ्लैट था। अपने घर वृंदा को आया हुआ देखकर शैली प्रसन्नता से खिल उठी। आओ वृंदा, मैं तो समझती थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का मन जो था। कैसी हो तुम? कैसी दिख रही हूँ? शैली हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। शैली को मूड में देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, एक बात पूछूं शैली, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना, क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? वृंदा ने जैसे शैली की दुखती रग को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान शैली के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वो तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह अपने पति के साथ मजे ले रहा होगा और तुम अकेली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता वृंदा, शैली ने मायूसी से कहा। मनु से शादी ज़रूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीबी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो शैली? वृंदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो सारे ज़माने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी वृंदा, शैली ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है। बाकी दिन मैं उसके आने के इंतज़ार में काट देती हूँ। शैली की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो शैली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो वृंदा, शैली ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी बनाम शायर का शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोच कर बोली, वृंदा तुम देखना चाहोगी उसे? फिर वृंदा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही तेज़ी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो वृंदा, मैं अभी लाती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक वह छत से किसी चीज़ से टूटने की आवाज़ आई। वृंदा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। शैली फर्श पर अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फ़ोटो समेत नीचे आ गिरी थी। शैली ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देखो ज़रा, फ़ोटो तो ठीक है ना? वृंदा ने आगे बढ़कर धीरे से फ़ोटो को उठाया। फ़ोटो पर नज़र पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हों। शैली कुछ कह सुन रही थी, पर वो क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये वृंदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, हाँ यही है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा मनु। वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे ज़मीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। वृंदा ने एक कहर भरी नज़र शैली पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समुंदर को भी लाल किए हुए थी। वृंदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुंदर के सीने के भी पार हो गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।